हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई का भी ठीक से ध्यान रख रहे होंगे। और मैं इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करती हूँ, लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले मैं रिवीजन करना शुरू कर रही हूँ। तो जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो हम रिवीजन करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल पढ़ा था? 18 से 22 पढ़ा था, याद होगा आपको। 18 नहीं, 12 से लेके 22 तक पढ़ा था। तो 12 हमारा क्या था? 12 में हमारा था मूल अधिकार की रक्षा करने का जो हक जिम्मेदारी है वो राज्य को है, यानी स्टेट को है। स्टेट मतलब मैंने बताया था यूपी बिहार या फिर कोई स्टेट नहीं, बल्कि वो जो खुद का अपना उनका स्टैट्यूटरी बॉडी हो, जैसे कि रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और हमारे जो मतलब सेंट्रल स्टेट हो गए, जो इनको दिया गया है कि आपको नियम कानून के लोगों पर नियम कानून लगाने के साथ साथ उनके मूल अधिकार की भी रक्षा करना है। और 13 क्या है कि मूल अधिकार को कुछ जगहों पर सीमित किया जाए। क्या किया जाए? सीमित किया जाए। जैसे कि अगर वो किसी और का मूल अधिकार का हनन हो रहा हो तो वह उस सिचुएशन में आप किसी का हनन ना हो, सबका मूल अधिकार एक बराबर है। इसलिए एक का मूल अधिकार मेरा मूल अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और के मूल अधिकार का हनन करूं। मैंने ये बताया था। उसके बाद 14 मैंने बताया था कि कानून के आगे सबकी समानता है। समानता, कानून के आगे सबकी समानता। किसी की कोई पोस्ट या फिर उसकी जो भी हो, एजुकेशन एज अ बेस, या फिर उनकी जो स्टैंडर्ड है वो बहुत पैसे वाले हैं या कुछ भी हो, लेकिन अगर उन पर कोई आरोप लगा है, कानून के सामने सब एक बराबर होते हैं, सभी के ऊपर एक तरह की कार्रवाई होगी। और 15 मैंने बताया था जाति, धर्म या फिर लिंग यानी सेक्स के उस पे, और या स्थान यानी कोई भी जगह के उस पे स्थान पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। सबको समान अधिकार है, उनसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 मैंने बताया था कि लोक नियोजन, यानी इसमें बताया था कि SC ST को रिजर्वेशन दिया जाए ताकि उनका स्टैंडर्ड ऊपर बढ़े। जनरल तो पहले से ही ऊपर है, उन्हें और अगर हम ऊपर करेंगे और SC ST जो हमारे मिडिल क्लास, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हैं, उन्हें अगर हम नहीं देंगे रिजर्वेशन तो वो और नीचे हो जाएंगे। इसलिए इन्हें रिजर्वेशन दे सरकारी नौकरी के लिए। किसके लिए? सरकारी नौकरी के लिए, या फिर जिसमें भी गवर्नमेंट चीज़ों में उन्हें छूट दी। जो भी गवर्नमेंट चीज़ें जैसे कि एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गई, या हॉस्पिटल में हो गया, सभी जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वहाँ पे उन्हें छूट दी जाए। और 17 मैंने बताया था कि टचेबिलिटी यानी छुआछूत। टचेबिलिटी में बोला था कि ये प्रथा पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। ये अगर ऐसा कोई करता है तो उससे कानूनन अपराध माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। 19 बताया था, 18 बताया था उपाधि। आपको अगर कोई पुरस्कार दिया गया है जैसे कि भारत रत्न या फिर जो भी पुरस्कार जैसे दिया गया, तो आप उसके नाम, अपने नाम के आगे ऐसे टाइटल नहीं यूज कर सकते कि भारत रत्न धारी मैं, मतलब जो भी है मेरा नाम, ऐसा आप नहीं यूज कर सकते। 19 मैंने बताया था कि इसमें इसे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन कहा जाता है। इसमें अभिव्यक्ति की यानी एक्सप्रेशन की, उसके बाद संगठन की, सभा बनाने की, फिर उसके बाद संगठन की, और उसके बाद मैंने बताया था भ्रमण की, और फिर बोला था कि संपत्ति जो कि पहले था लेकिन अब मूल अधिकार नहीं है, और उसके बाद मैंने बताया था व्यवसाय, यानी आप जहाँ भी जाए वहाँ रह सकते हैं, भ्रमण करके आप बच सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ अपना बिजनेस कर सकते हैं। 20 में क्या है कि इसमें एक गलती के लिए आप एक ही सजा दे सकते हैं। अगर एक गलती की है तो एक सजा, और जिस समय गलती हुई है, गलती जिस समय हुई है उस समय के हिसाब से आप सजा देंगे। ये नहीं कि पहले उस गलती की जो सजा है वो देंगे, ऐसा नहीं। और उसके साथ ही जो भी ऐसा है उसे कानूनन उसे संरक्षण दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाए, जिस सब उसके प्रति न्याय करें, ऐसा नहीं। कानून उस चीज़ का फैसला करेगा कि वो गुनहगार है या नहीं है। अगर है तो उसे क्या सजा देनी है, हम या आप या फिर पुलिस ये नहीं कर सकते हैं। इसका हक हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक बस कोर्ट को है। और 21 जो है हमारा, उसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मैंने बताया था दैहिक स्वतंत्रता, इसमें क्या था प्राण में, इसमें दैहिक में ये मैंने कल इसका ये एक भाग बताना भूल गई थी। प्राण में कैसा है, पर्यावरण मैंने बता ही दिया था। इसके साथ ही इसमें आप प्राण है, इसमें ये भी आता है कि आपकी कोई जान नहीं ले सकता है। और उसके साथ ही ये भी है कि आपका जान अगर कोई और नहीं ले सकते, इसका मतलब आप खुद भी अपनी जान नहीं ले सकते हैं। वो दोनों ही सिचुएशन एक क्राइम माना जाता है। अगर आपकी जान आप ले रहे हैं और अगर आपकी जान बच गई लेने की कोशिश में, मतलब एज अ सुसाइड अटेम्प्ट किया और अगर आप बच गए, तो आप पर कार्रवाई होगी कि क्यों आप अपनी जान ले रहे थे। और अगर कोई और भी मतलब आपकी जान लिया है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और दैहिक स्वतंत्रता में क्या आता है, दैहिक मतलब निजता की स्वतंत्रता। निजता यानी आपकी प्राइवेसी, जो कि अब फंडामेंटल राइट्स है। आपने सुना ही होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो के.एस. भुट्टा स्वामी जो केस है उसके हिसाब से, तो उसमें कैसा है कि आपसे कोई आपकी पर्सनल डिटेल, जो भी आपका जैसे अकाउंट नंबर या फिर आपकी पर्सनल डिटेल जो आप नहीं किसी को बताना चाहते हैं, वो आपसे कोई भी नहीं ले सकता है जब तक आप खुद ना बताना चाहें। और उसके साथ ही आप पर कोई इस बात के लिए प्रेशराइज भी नहीं कर सकता है। तो दैहिक स्वतंत्रता में निजता यानी राइट टू प्राइवेसी आता है, राइट टू प्राइवेसी। और 22 में हमारा आता है गिरफ्तारी, मैंने बताया था अरेस्ट। इसमें क्या बताया था कि 24 घंटे के अंदर आप जो भी जिसको भी गिरफ्तार किया उसे जज के सामने मतलब ले जाएं। उसके बाद उसे एफआईआर के बेस पे, पहले एफआईआर होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ले जाना होगा। उसके बाद उसे वकील रखने की आज़ादी मिले। उसी में 14 था हमारा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसमें क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैंने बताया था कि कुछ ऐसी सिचुएशन में जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में देते हुए आपको ये तीनों लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, उसके बेस पे ना, बल्कि डायरेक्टली आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं कि आप पर कोई कार्रवाई होगी या फिर आपको मारा पीटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बस राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में देते हुए आपको बंदी बनाया जाएगा। जैसे नज़रबंद, अभी कश्मीर में ऐसा हुआ कि वहाँ के जो नॉर्मल जो वहाँ के पॉलिटिशियन थे, 370 हटने के पहले उन्हें वहाँ पे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उन्हें रखा गया था। और इसमें आप 3 महीने तक रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर आपको रखना है तो उसके लिए आपको एडवाइजरी जो बॉडी होती है उससे परमिशन लेनी होगी, और वो गृह मंत्रालय से परमिशन मतलब डिस्कस करें, उसके बाद आपको देगा। और आज हम पढ़ेंगे 23 से लेके 35 तक। अब हम पढ़ेंगे 23 से लेके 35 तक, जो कि आगे पीछे का मैंने 22 तक बता दिया। अब 23 से लेके 35 तक पढ़ेंगे। तो इसमें जो 23 है उसमें क्या है कि आप बल का प्रयोग करके किसी से कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि आप किसी से वो गरीब है कोई इंसान, पहले ऐसा होता था कि जो मजदूर लोग रहा करते थे उनसे काम करवाया जाता था, वो भी उनकी इच्छा के विरुद्ध, अपनी ताकत के बल पर। जमींदार जो हुआ करते थे वो उनसे काम करवाया करते थे, वो भी दिन रात करवाते थे, और उसके साथ ही उस बात का उनको पैसा नहीं दिया जाता था। बल का प्रयोग करके मतलब करवाते थे। जो बल का प्रयोग करें, जाहिर सी बात है वो आपको पैसा तो देंगे नहीं, और अगर देंगे भी तो उस चीज़ की उतनी बहुत ऐसा सिचुएशन तो कम है कि बल का प्रयोग करके अगर काम करवाए तो आपको पैसा देंगे, और देंगे तो कम देंगे। वैसे तो देते नहीं थे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारे 23 में लिखा गया है। किसमें? 23 में लिखा गया है कि आप बल का प्रयोग करके किसी के भी ऊपर आप काम नहीं करवा सकते हैं। वो उसकी इच्छा होनी चाहिए करने के लिए, और उस बात के लिए उसे पैसा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा है तो आप जबरदस्ती उसको ऐसा दिखाए कि हाँ उसकी इच्छा है, उसने अपनी इच्छा से किया है। उसके साथ ही उसे पैसा भी उस काम का, उसकी मजदूरी का उसको पैसा मिलना चाहिए। और 24 में जो है 24 है कि 14 वर्ष से जो कम बच्चे हो, बच्चों के लिए खतरनाक जो जगह होती हैं,
खतरनाक जगहों पर आप काम नहीं करवा सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। जैसे कि हमारे बहुत सारे ये फटाकरी की जो कंपनियां होती हैं उसमें बहुत सारे बच्चों को पहले काम करवाया जाता है। अगर ऐसा करते हुए कोई कंपनी अब भी पाई जाएगी, आज भी कुछ ऐसी जगह होंगी जहां जरूर ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और लेकिन अगर उन्हें पकड़ा गया इस हालत में तो उन पर पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वैसे तो इसमें स्ट्रिक्टली लिखा गया कि 14 साल से कम जो 14 साल के जो बच्चे हों उनसे आप खतरनाक जगह पे काम करवा ही नहीं सकते, उनसे आप मजदूरी या काम बिल्कुल करवा ही नहीं सकते। उन्हें पढ़ने का अधिकार है, ना कि इसीलिए सरकार उन्हें मुफ्त शिक्षा दे रही है। इसीलिए शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया है 21 के क में, जो कि मैंने पहले बताया था कि उन्हें मूल अधिकार की शिक्षा में को इसलिए मूल अधिकार जोड़ा ताकि देश में सब बच्चे पढ़ें, देश डेवलप हो, पढ़े लिखे लोग जाने, अच्छा बुरा अपना समझ सके। इसलिए आप 14 साल या 14 साल से कम के बच्चों को खतरनाक जगह पर नहीं रख सकते। और 18 वैसे तो 18 साल के पहले भी आप किसी से भी कोई भी काम नहीं करवा सकते, किसी भी बच्चे से। उसके बाद 25 में आता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता यह व्यक्तिगत होती है, ये व्यक्तिगत होती है, यानी कि मैं अपना धर्म चाहे जैसे भी, जैसे अगर मैं एक सिख हूँ तो मैं चाहूँ, अगर मैं लड़का होती तो मैं चाहूँ तो मैं अपनी बड़ी सी दाढ़ी रखूँ और मैं पगड़ी धारण करूँ, किरपन लूँ, कड़ा पहनूँ, इस बात के लिए कोई भी मुझे इस बात के लिए रोक नहीं सकता है। और जैसे कि हिंदुओं में ऐसा होता है कि उन्हें सिंदूर लगाने का, मुसलमानों में ऐसा होता है कि उन्हें बुर्का पहनने का, इस बात के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। इस बात के लिए कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। जो जिस धर्म को जैसे जीना रहना चाहे वो रह सकता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 25 में ये है। और 26 में हमारा क्या है कि जो सामूहिक रूप से अगर कोई धार्मिक काम करे, जैसे कि हमारे ये पंडाल लगाए जाते हैं नवरात्रि में, और गणेश पूजा के लिए महाराष्ट्र में लगाए जाते हैं। तो उस समय जो भी जैसे नवरात्रि का 9 दिन का, तो वो उस बात के लिए आप जाके नहीं कह सकते हैं, जैसे रोड पे लगाया जाता है, उस बात के लिए नहीं कह सकते कि नहीं रोड के बीच में पंडाल लगाना इलीगल है, क्योंकि हमारी जो कोर्ट है वो भी कहेगी, क्योंकि वो हमेशा के लिए तो वहाँ पे है नहीं कि आप उस बात के लिए जाके कोर्ट में हैं, कोर्ट भी कहेगी। वो उनका धार्मिक स्वतंत्रता है सामूहिक रूप से, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वो अगर हमेशा के लिए वहीं रहेंगे तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो सामूहिक रूप से धार्मिक काम कर रहे हैं तो जितने दिन के लिए वहाँ होगा वो उतने दिन के बाद वहाँ से चले जाएंगे, तो इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसलिए ये सामूहिक धार्मिक रूप, ये सामूहिक यानी ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक रूप से है। जैसे बहुत सारे मुस्लिमों में कैसा होता है कि अजान वो अपना नमाज पढ़ते हैं तो कुछ लोग रोड पे भी पढ़ते हैं, जैसे मस्जिद में अगर जगह कम रहती है, मैंने बहुत जगह देखा है कि बाहर तक पढ़ते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कहें कि नहीं आप मस्जिद के अंदर ही पढ़ सकते, वो उस समय वो जब तक पढ़ेंगे, जब उनका हो जाएगा वो हट जाएंगे वहां से, तो उस बात के लिए आप उन पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये धार्मिक है, ये व्यक्तिगत है, ये दोनों का यही फर्क है कि ये धार्मिक है, ये एक धर्म के प्रति है, ये एक व्यक्तिगत है। मैं व्यक्तिगत अपने ऊपर कौन सा धर्म अप्लाई कर रहा हूँ, मैं उस हिसाब से रहना चाहता हूँ, तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। और जो 27 है वो धार्मिक कार्य, 27 धार्मिक कार्य का जो धन होता है वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि आजकल तो ये जैसे हम जो भी देते हैं, चंदा देते हैं या फिर डोनेशन देते हैं मंदिरों पर, उस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगा सकती है, क्योंकि वो धार्मिक कार्य के लिए जो टैक्स रहता है, पैसा दिया जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं कि अपना खुद का एक मतलब फाउंडेशन खोलते हैं, उसके बाद उसमें अपना पैसा डाल देते हैं और बोलते हैं धार्मिक है, तो वो लीगल हो जाता है। उस तरह से उस पर टैक्स नहीं गवर्नमेंट लगा सकती है। ऐसा बहुत सारे लोग इनलीगल भी करते हैं। उसके बाद आता है 28 सरकारी खर्च का जो
खर्च पर चलने वाली यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल, ये इन जगहों पर आप मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये सरकारी खर्च पे जो स्कूल जैसे चलते हैं, जैसे संस्कृत कॉलेज चलता है या फिर मदरसा चलता है, तो उसमें आप ऐसा अपने धर्म का कर सकते हैं। नहीं, संस्कृत कॉलेज है या फिर जैसे कोई सरकारी खर्च पे कोई स्कूल बना है, यूनिवर्सिटी बनी है, तो उसमें आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। उसमें आप वही बताएंगे कि जो जरूरी है, ना कि धर्म का प्रचार करें कि हिंदू धर्म को अपनाइए या फिर मुस्लिम धर्म को अपनाइए या फिर क्रिश्चियन धर्म को अपनाइए। आप किसी धर्म को प्रचार नहीं कर सकते, धर्म के बारे में नहीं पढ़ाना है आपको, बस मतलब उसमें एज अ बस एक कल्चर हमारी जो है इंडिया की, वो और जो नॉर्मल जो पढ़ाए जाते हैं, वो नॉर्मल जो सबका सिलेबस होता है वही पढ़ा सकते हैं आप, ना कि आप धर्म का प्रचार कर सकते, क्योंकि उसका खर्च सरकार दे रही है, वो खर्च सरकार भर रही है, तो वो सरकार के हिसाब से ही चलेगा। और उसके बाद आता है 28 के बाद 29 अल्पसंख्यक में जैसे दो आधार पे होते हैं, एक भाषा के आधार पर और एक होते हैं धर्म के आधार पर। भाषा के आधार पर जैसे कि कहीं कहीं पर कोई भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती है, जैसे नॉर्थ में है तो वहाँ पर हमारे साउथ की भाषा नहीं बोली जाती है, तो वहाँ पर भाषा के आधार पे आपको जैसे 10% से कम जहाँ पर जो चीज़ रहे उसे हम बोल देते हैं कि ये अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर माइनॉरिटी उन्हें बोला जाता है। फिर उसके साथ ही जैसे धर्म के आधार पर अगर हम बोले तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू जो धर्म और मुस्लिम है वहाँ पर नहीं देखे जाते, बहुत ही कम लोग वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम धर्म के पाए जाते, ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये जो बाकी सब धर्म है वो माइनॉरिटी हो चुके हैं, तो उन्हें वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि वो वहाँ पर अच्छे से उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है कि वो अच्छे से वहाँ पर रह सके, वहाँ पर उन्हें अच्छे से रहने के लिए फैसिलिटी देने के लिए अल्पसंख्यक घोषित करके वहाँ पर उन्हें अलग अलग मतलब फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है तो उन्हें सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी तो और कौन करेगा। हमारे देश में गवर्नमेंट ही तो एक ऐसी है जो सबको एक बराबर लेके चलना चाहती है। तीस में हमारे है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए अपना मतलब अगर वो चाहें जहाँ पर वो तो वो अपने लिए अलग स्कूल अलग खोल सकते हैं। जैसे कि वैसे तो गवर्नमेंट यहाँ 29 के तहत उन्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन हमारी जनता में ऐसा होता है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उन्हें थोड़ा परेशान किया जाता है, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी अगर वो चाहते हैं कि नहीं मैं इनके साथ ना रह के जहाँ मेरे जैसे मतलब भाषा या धर्म के लोग हैं मैं वहीं पे जाके रहना और पढ़ना और रहना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये कहा गया है 30 में कि वो अपने लिए एक अलग स्कूल या यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए संस्कृत जो है हमारी भाषा, उसका अपना एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया है, जिसमें वो संस्कृत को पढ़ने वाले लोग, बाकी जगह यूनिवर्सिटी में तो संस्कृत बहुत सारी जगहों पर नहीं पढ़ाई जाती है, तो अगर वो नॉर्मल जगह पे आके पढ़ेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी, या फिर जहाँ पढ़ाई भी जाती है तो वहाँ पर कम उस चीज़ को वेटेज दिया जाता है, ऐसा मतलब आजकल। तो उस वजह से वो अगर चाहें तो संस्कृत का जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाके पढ़ सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। या फिर हमारे देखिए मुस्लिम धर्म के जो मदरसे होते हैं उनमें अरबी उर्दू ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन नॉर्मली हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये सब नहीं ज़्यादा पढ़ाया, थोड़ा बहुत सबका हर चीज़ का उन्हें नॉलेज देना होता है, तो इसलिए उन्हें मदरसा खोलने की अनुमति दी जाती है, ताकि वो जो मुस्लिम धर्म में हैं उन्हें भी अपना धर्म मतलब अगर मतलब धर्म के बारे में बताना है, उर्दू और ये जो अरबी लैंग्वेज होता है ये सब पढ़ने के लिए वो मदरसे में जा सकते हैं।
ना उन पर कोई पाबंदी नहीं कि आप यहीं पर आए। वैसे तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अलग रह के, बाकी सबसे अलग रह के जो मैं चाहता हूँ वो पढूं और वहीं पढूं जहाँ मेरे जैसे लोग ही पढ़ रहे, तो फिर वहाँ उसके लिए आपको 30 में एक आगे कि ऐसे लोगों के लिए एक स्कूल को या यूनिवर्सिटी बना दी जाए जहाँ पर एक जैसे लोग हों, जिससे जहाँ जाके रहने और पढ़ने की इच्छा हो वहाँ पढ़ सके। 30 में ये बताया गया। अब 31 है हमारा, ये है संपत्ति का। संपत्ति जो कि पहले मूल अधिकार था लेकिन अब नहीं है। ये संपत्ति का जो अधिकार था इसको पहले था तो इसे मैंने बताया कि 19 के 6 में था, जिसे वहां से हटा दिया गया है। तो इससे हटाने का काम किसने किया? मोरारजी देसाई ने 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, आपको चाहिए तो मैं पूरा लिख देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1978 में इसे यहाँ से निकालकर संपत्ति के मूल अधिकार को, क्योंकि उन्हें देखा गया कि अगर ये मूल अधिकार में रहेगा तो लोग इसके लिए बार बार कहेंगे कि नहीं ये मेरा मूल अधिकार है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और अगर ऐसा सब करेंगे तो जो गवर्नमेंट जो अपने कॉलेज और वो ये देसाई है। तो 1978 में उन्होंने क्या किया कि अगर इसमें अगर रहेगा तो लोग इस पे बार बार एक्शन लेंगे, इसलिए इसे यहाँ से निकाल कर, क्योंकि इसे कॉन्स्टिट्यूशन से तो बाहर नहीं कर सकते हैं, मतलब हमारे संविधान से तो बाहर नहीं कर सकते, कहीं तो इसे रखना है, तो उन्होंने इसे 300 के क में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? 300 के क में रख दिया है। अब वहां पर है, ये अब मूल अधिकार नहीं है, इसलिए इस पर अब कोई एक्शन नहीं ले सकता है कि गवर्नमेंट को मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन इसके साथ ही उसमें ये भी कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट पहले ऐसी होती थी, प्रॉपर्टी अगर 10 लाख की है तो गवर्नमेंट उसकी 10,000 देती थी, जिस पर लोगों का फिर मतलब एक्शन लिया गया कि नहीं, हमारी प्रॉपर्टी जितने की है, एज अ मार्केट रेट जितना चल रहा है उस वक्त उस जगह का, उतना तो कम से कम आप दे दीजिए, ताकि हम मतलब उसके बाद जो उसका डिसीजन रहे वो ले या ना ले, लेकिन उसको मार्केट रेट तो मिलना ही चाहिए। तो उस बात को देखते हुए फिर उसमें ये भी कहा गया कि जो जमीन जहाँ से ली जाएगी उस वक्त जो वहाँ उस जमीन की रेट होगी वो गवर्नमेंट उन्हें देगी। तो फिर अब जो जहाँ जिस जमीन की जो रेट होती है वो उसे मिलती है, वो एज अ मुआवजा मिलता है। पहले जैसा नहीं कि 1 लाख की है तो 10,000 की 10,000 पूरा। तो उस बात का 300 के क में अब इसे डालने के बाद ये भी ध्यान दिया गया कि उस बात का जिसका भी जमीन जो भी प्रॉपर्टी ली जा रही है उसको मुआवजा मिले। और उसके साथ ही अब अगर मतलब जिसको भी गवर्नमेंट को तो उसका मुआवजा देगी। अगर गवर्नमेंट वो जमीन ले रही है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगी। गवर्नमेंट अगर ले रही है तो उसके लिए एक्शन नहीं लेगी कोर्ट। लेकिन अगर कोई आपका पड़ोसी या फिर कोई रिलेटिव या फिर जो भी गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई आपकी ज़मीन ले रहा है ज़बरदस्ती, तो उस बात के लिए जो हमारा कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आपके लिए आपके साथ मिलकर आपका प्रॉपर्टी दिलाने का लिए पूरा एक्शन लेगा। इसके साथ ही उस पर पूरी कार्रवाई होगी। लेकिन जब गवर्नमेंट लेगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट पे ही कार्रवाई होगी तो आप सोचिए, क्या गवर्नमेंट पे अगर कार्रवाई तो क्या गवर्नमेंट अपने तरफ से कहाँ से ज़मीन लाएगी? हमारी आपकी जो ज़मीन होती है उसी को लेकर गवर्नमेंट उसमें डेवलपमेंट करती है, तो देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, नौकरी बढ़ेगी, सब कुछ हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा, सब सही होगा। अगर हम ज़मीन ही नहीं देंगे, अगर उसे मूल अधिकार में ही रहने दिया होता मोरारजी देसाई ने, तो क्या वो आज हम इतना डेवलप हो पाते? नहीं हो पाते। सब अपनी अपनी ज़मीन के लिए लड़ते, नहीं मुझे चाहिए, मैं नहीं दूंगा। इसलिए इसे यहाँ से निकाल कर अब 300 के क में रखा गया है। कहाँ रखा गया? 300 के क में। लेकिन उसके साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान दिया कि आप प्रॉपर्टी ले रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कुछ ना दे या फिर ऐसे दे जैसे 10,000 की प्रॉपर्टी तो 10 रुपया दें, ऐसा नहीं है। उसके साथ ही उन्होंने मुआवजा भी बराबर जितना मार्केट रेट चल रहा है उस हिसाब से दिलाने का पूरा मतलब एक्शन लेते हैं। अब हम रिवीजन करेंगे।
आज के लिए इतना ही, अब रिवीजन करेंगे। आज मैंने कितना पढ़ाया, 23 से लेके 35 नहीं पढ़ा रही हूँ आज हम 23 से लेके 31 तक मैं पढ़ा रही हूँ। अगले लेक्चर में आगे का पढ़ाऊंगी। तो 23 में मैंने क्या बताया कि बल का प्रयोग करके आप किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, और उसके साथ ही आप उस मजदूरी का अगर पैसा भी नहीं दे रहे हैं, बल का प्रयोग करके तो करवा ही नहीं सकते, और अगर कोई अपनी इच्छा से कर रहा है उसके बाद आप उस चीज़ का पैसा नहीं दे रहे, तो आपको इसके 23 के तहत आप पर एक्शन लिया जाएगा। और 24 में जो है 14 वर्ष से जो कम बच्चे या 14 वर्ष के जो बच्चे, उन्हें खतरनाक जगहों पर नहीं, जैसे कि बारूद की कंपनियां बहुत सारी होती हैं, फटाकरी वगैरह, जहाँ पर उनके खतरे, तो वहाँ पे आप नहीं रख, फटाकरी, केमिकल या फिर जो भी ऐसी चीज़ें जो नुकसान करती हमारे बॉडी को, हमारे मतलब सिस्टम को, उन सभी जगहों पर आप बच्चों को नहीं रख सकते। वैसे तो आप 18 साल से कम बच्चों को रख ही नहीं सकते हैं जॉब पर, उसके खिलाफ आप पर एक्शन होगा। और उसके बाद है 25 में मैंने क्या बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत है ये, कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपना धर्म ऐसे करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने जैसे बताया कि जैसे मैं सिख हूँ तो मैं पगड़ी रख रही हूँ, मैं दाढ़ी रख रही हूँ, मेरी जितनी बड़ी मन करे उतनी बड़ी दाढ़ी रखूँ, कोई कुछ नहीं कह सकता है, वो मेरी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता है। और 26 में मैंने बताया कि सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, जिसमें मैं जैसे कि नमाज के लिए मैंने बताया कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि बाहर तक नमाज लोग पढ़ते हैं, तो वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो कुछ समय के लिए वहाँ पर है, ना कि हमेशा के लिए वहीं है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ना ही जैसे कि हमारे हिंदुओं में पंडाल लगाया जाता है, तो वो उस बात के लिए भी कोई एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि जितने एक सीमित समय के लिए रहते हैं, तो उसके बाद वो वहाँ से चले जाएंगे अपना सब लेकर, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। उसके बाद मैंने बताया कि धार्मिक कार्य का जो धन होता है उस पर टैक्स नहीं लगता, यानी मैं कोई अगर मंदिर में डोनेशन कर रही हूँ तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे मैं कितना भी क्यों ना कर दूँ। मेरे पास अगर 1 करोड़ है, मैं 50 लाख कर दूँ, उस बात के लिए गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि आपके पास ये 50 लाख कहाँ से, मतलब इसमें टैक्स दिया आपने, इतना पैसा कहाँ से दिया, उस बात के लिए आप टैक्स नहीं लगा सकते, उसमें मुझे टैक्स चाहिए, नहीं मांग सकती है टैक्स, क्योंकि वो मैं धार्मिक कार्य के लिए धन दे रही हूँ। उसके बाद आता है 28 में सरकारी खर्च में जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज चलते हैं, उसमें आप किसी भी धर्म या धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, धर्म के बारे में नहीं बता सकते हैं, वो क्योंकि सरकारी खर्च पर चल रहा है, तो वहाँ पर आपको सारे हमारे इंडिया के कल्चर और उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। 29 में है अल्पसंख्यक, जो भी भाषाई आधार पर या फिर धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हो, जो कि 10% से कम हो, उनका संरक्षण करें, जो माइनॉरिटी है उनका संरक्षण करें, नहीं तो जो मेजॉरिटी होते हैं वो तो उन्हें वहाँ दबा देंगे, इसलिए वहाँ पर उनका संरक्षण गवर्नमेंट करती है, उन्हें कुछ छूट देती है, उन्हें अलग अलग तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद 30 में आता है कि अल्पसंख्यक जो है उनको अगर चाहिए तो वो अपने लिए एक अलग स्कूल या फिर कॉलेज खोल सकते हैं, वो एक साथ, ताकि उनको जहाँ पे कंफर्टेबल हो, अगर यहाँ रह के पढ़ना चाहते तो यहाँ पढ़े, यहाँ रहना चाहते तो यहाँ रह के पढ़े, लेकिन इस बात के लिए उन्हें कोई मतलब बाध्य नहीं होगा कि यहीं पढ़ना है या फिर यहीं पढ़ना है। जैसे संस्कृत कॉलेज खोले जाते हैं या फिर मदरसा होते हैं, ये इनके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। और उसके बाद आता है 31 की, मैंने बताया कि संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मूल अधिकार था, अब इसे यहाँ से निकाल के 300 के क में डाल दिया है मोरारजी देसाई ने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1978 में। तो और इसमें मैंने बताया कि गवर्नमेंट जैसे प्रॉपर्टी नहीं ले सकती है, अब आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर आपका कोई पड़ोसी या फिर रिलेटिव कोई ले रहा है तो उस पर आप एक्शन गवर्नमेंट आपके लिए लेगी। और इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ, और आप इस लेक्चर का पूरा अच्छे से रिवीजन करें, और जो भी मैंने पढ़ाया उसका खाली ज़्यादा कुछ नहीं, आपको रटना नहीं, बस एक बार पढ़ना है, रोज़ एक बार पढ़िए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसके साथ ही ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल लगा हो, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग शिक्षित हों, अपने देश के बारे में जानें। बिल्कुल ना भूलें शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही थैंक यू, बाय।